नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी से चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 30 जनवरी 2026 और आज का डिटेल में न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। आज के वीडियो हम लोग क्या सब डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है इकोनॉमिक सर्वे। इस पर डिटेल्स अलग वीडियो भी आएगा, लेकिन फिर भी इसको एक ओवरव्यू तो हम लोग लेंगे ही। उसके अलावा भी दो और टॉपिक हैं इम्पॉर्टेंट, उसे भी डिस्कस करेंगे हम लोग। कल यूजीसी ने जो रूल लाया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल के लिए स्टे लगा दिया है। परमानेंट स्टे नहीं है, लेकिन फ़िलहाल के लिए इस पर स्टे लगा दिया गया है। पिटीशन डाला गया था, उसी पिटीशन के सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। उसने कहा कि ये जो रूल है विल डिवाइडेड सोसाइटी, मतलब ये समाज को बांटने वाला रूल है। जो मैंने कल आपको समझाया भी था कि ये भेदभाव को उन्मूलन से भी ज़्यादा सोसाइटी को किस प्रकार से बांटे, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, उसी का यह रूल एक उदाहरण था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे कठिन सवाल भी पूछे कि व्हाई सेपरेट हॉस्टल टू डील विथ कास्ट बाइस। उसने पूछा कि भाई आप इस तरह के जो रूल एंड रेगुलेशन बना रहे हैं, इससे तो स्टूडेंट डिवाइड होंगे, कैंपस डिवाइड होगा, किस प्रकार से मॉनिटर करेंगे चीज़ों को, रैगिंग को जाति से जोड़ दिया जाएगा, इत्यादि इत्यादि कई सारे सवाल उसने उठाए। फिलहाल के लिए इस पर स्टे लगा है अग्रिम सुनवाई तक। अब इस पर सुनवाई चलेगी, उसके बाद इसका अंतिम फैसला जब आएगा तब भी इसको पढ़ेंगे हम लोग। इकोनॉमिक सर्वे जारी किया गया है। बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे जारी किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। इसे ज़रा डिटेल में आज हम लोग देखेंगे। आज दो और वीडियो अपलोड होंगे। डीएसओ डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के जो एग्जामिनेशन हुए हैं उसके GS1 और GS2 पेपर को डिस्कस करेंगे आज के इसके बाद वाले वीडियोज़ में। तो 3 वीडियोज़ आज होंगे, एक न्यूज़ वीडियो, 2 और वीडियो। इकोनॉमिक सर्वे का नोट्स तैयार हो गया है मेरे पास में। कल हम उसको डिटेल में एनालिसिस करके समझेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे क्या है, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल की गई है। 71 बीपीएससी प्रीलिम एग्जाम में 7 सवाल इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे गए थे। 7 क्वेश्चंस, जिसमें फॉरेक्स रिजर्व चैप्टर से, विदेश व्यापार और फॉरेक्स रिजर्व चैप्टर से 3 सवाल आए थे एक ही पेज से। इकोनॉमिक सर्वे के एक सिंगल पेज से 3 सवाल पूछे गए थे। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इकोनॉमिक सर्वे को आप खुद से भी पढ़ें। मैं तो पढ़ाऊंगा ही आपको, लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ने की आदत डालिए, खुद से भी मेहनत करके इकोनॉमिक सर्वे को पढ़िए। मुझे पता है आपको 10% समझ में आएगा, क्योंकि भाषा बहुत ख़राब होती है इकोनॉमिक सर्वे की, लेकिन कुछ तो समझ में आएगा आपको। इसलिए ज़रूर है, एक बार ज़रूर खुद से भी पढ़िएगा। देखिए आज का पहला न्यूज़ क्या, पहला है भारत में आर्थिक सर्वेक्षण की शुरुआत और इतिहास को ज़रा हम लोग समझेंगे, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण के डेटा पर आने से पहले उसके इतिहास के बारे में समझना ज़रूरी है कि कब से है, कब शुरू किया गया था, क्या है इसके पहलू, कब इसका बदलाव किया गया और पहले कब जारी किया जाता था और अब कब जारी किया जाता है। पहले इसको बजट के साथ ही पेश किया जाता था, कहाँ पर, तो सदन के पटल पर ही, लेकिन अब बजट से एक दिन पहले इसको पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है दरअसल में, तो सरकार के सभी कामकाजों का लेखा जोखा होता है कि सरकार ने कौन कौन से काम किए हैं और उसके साथ में सरकार के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आई हैं, हमारे देश में FDI का फ्लो कितना है, व्यापार कितना है, आगे का हमने लक्ष्य क्या रखा है, यानी पिछले वर्ष का जो हमने काम किया, इस वर्ष जो हम करना चाहते हैं, कौन कौन सी चुनौतियां आने वाली है, इन सभी का लेखा जोखा होता है इकोनॉमिक सर्वे में। भारत सरकार द्वारा हर साल पेश किया जाने वाला एक वार्षिक दस्तावेज है। यह पिछले वित्तीय वर्ष की आर्थिक स्थिति, उपलब्धियां, चुनौतियां और अगले वर्ष के लिए नीतिगत सुझावों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती है कि पिछले वर्ष उपलब्धि कौन कौन सी रही, हमने अचीवमेंट कौन कौन से थे, चैलेंजेस कौन कौन से थे और नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे एम क्या क्या है, नीतिगत तौर पर पॉलिसी हम किस दृष्टिकोण से बनाना चाह रहे हैं, किस दिशा में हम देश को लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं, इसको डिटेल में समझाया जाता है इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा। यह बजट सत्र से ठीक एक दिन पहले संसद में पेश किया जाता है और इसके जरिए देश की आर्थिक हालात जो है उसका पता चलता है। जैसे फुल बॉडी चेकअप अगर आप करवाएंगे तो आपके शरीर में क्या क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं या बिल्कुल फिट हैं, हर चीज़ की जानकारी डॉक्टर आपको दे देता है। उसी प्रकार से यह देश का एक प्रकार से आर्थिक रूप से फुल बॉडी चेकअप है, जिसमें आर्थिक रूप से देश में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चैलेंजेज हैं, क्या लक्ष्य हैं, किन चीज़ों को अचीव किया है, हर उस चीज़ की चर्चा होती है। भारत पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950 से क्या जारी किया गया था और यह स्वतंत्र भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण यही था। आर्थिक सर्वेक्षण के इतिहास के विकास को जरा हम लोग देखेंगे।
1950 से 51 तक, 1964 से 1965 तक इनिशियल फेज इसको कहा जाता है, जिसे मुख्य रूप से कृषि उद्योग और बुनियादी आर्थिक आंकड़े पर हम लोग बात करते थे। 1965-66 से 80 के दशक में एक्सपेंशन का फेज रहा। इसे विभिन्न क्षेत्र कृषि उद्योग, व्यापार, मुद्रास्फीति, रोजगार, सामाजिक चीज़ों को भी हमने ऐड कर दिया। 1991 के बाद जब लिबरलाइजेशन का फेज शुरू होता है तो आर्थिक सुधार के बाद के सर्वेक्षण में हमने LPG पर विशेष फोकस किया। FDI, FII, व्यापार घाटा, रुपए की स्थिरता, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इनका डेटा हमने डिटेल में प्रकाशित करना शुरू किया। 2000 के बाद से बहुत ज़्यादा विस्तृत होता है। 2015 से मुख्य आर्थिक सलाहकार इसका मुख्य लेखक बन गया है और 2 खंडों में जारी किया जाता है 2015 के बाद से। आपने देखा होगा आर्थिक सर्वेक्षण 1 होता है और 2 होता है। पहला होता है विश्लेषण और सिफारिश, जिसे आपको पढ़ना होता है। दूसरा में डेटा और सांख्यिकी दिए रहते हैं, जिसे आप छोड़ सकते हैं। तो पहला पोर्शन जो होता है उसे ही इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा जाता है। 2021 से डिजिटल और हाइब्रिड रूप में भी उपलब्ध करवाया जा रहा है और बहुत ही अच्छे से, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे वाले वेबसाइट पर जाएंगे तो चैप्टर वाइज यह आपको मिल जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 निर्मला सीतारमण जी के द्वारा संसद में पेश किया गया, वित्त मंत्री जी के द्वारा, और आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन इसके प्रमुख लेखक रहे हैं। सर्वेक्षण भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति, चुनौतियां और सुधारों की सिफारिशें शामिल की गई हैं। आज जो मैं आपको DSO का पेपर एनालाइज करवाऊंगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि न्यूज़पेपर के डिस्कशन का क्या महत्व है और वन लाइनर करंट पढ़ने का क्या नुकसान है। तो आज का वीडियो ज़रूर देखिएगा। GS1 GS2 दोनों में ही करवाऊंगा। न्यूज़पेपर डिस्कशन से इतने सवाल आए हुए हैं कि आप उसको देख करके खुद ही रियलाइज़ करेंगे कि ये सारे टॉपिक तो हमने डिस्कस किए हैं। कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था न्यूज़पेपर डिस्कशन में हीनियस क्राइम को, कि बिहार में कम हुआ है। बिहार पुलिस का रिपोर्ट आया था कि बिहार में हिंसक अपराधों की संख्या कम हुई है। उसी सवाल पूछा गया है कि हाल के दिनों में बिहार में सांप्रदायिक घटनाएं घटी हैं, बताएं इसको। बिल्कुल ऐसा ही सवाल पूछा गया है। टैरिफ नीति हमने कितनी बार डिस्कस किया है, उसे सवाल पूछा गया है। ठीक है, देखिए अब क्या क्या इसमें कहा गया है आर्थिक सर्वेक्षण में, जरा उसको शॉर्ट में हम लोग कर लेते हैं। वित्त वर्ष 26-27 के लिए GDP वृद्धि दर 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान लगा है। पहला पेटी फैक्ट, यह वैश्विक अनिश्चितता के बीच स्थिर वृद्धि का संकेत दे रहा है। जब पूरी दुनिया की इकोनॉमिक स्लोडाउन की ओर जा रही है, यहाँ तक कि ब्रिटेन का भी इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जी चीन की यात्रा पर हैं, ऐसे समय में भारत की इकोनॉमी जो है दुनिया के कंपैरिजन में बहुत तेज़ी गति से बढ़ रही है। हमारी GDP की विकास दर 6.8 से 7.2 रहने का अनुमान है, जब दुनिया जियोपॉलिटिकल वॉर, तेल का युद्ध, डॉलर का डोमिनेंस, टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर इत्यादि सिचुएशंस को फेस कर रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, इसको जरूर याद रखिएगा। फाइनेंशियल ईयर 25-26 की पहली अग्रिम अनुमान, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट 7.4% है। GDP ग्रोथ प्रोजेक्टेड 6.8 से 7.2 पर रखा गया है 26-27 के लिए, ये बताया गया है आपको। सर्वेक्षण ने कहना है कि घरेलू मांग और निवेश मजबूत है। सबसे बड़ा जो इसमें फैक्टर बताया गया हमारे वृद्धि का, कि हमारा घरेलू मांग यानी कि डोमेस्टिक डिमांड इतना ज़्यादा है, जिसके कारण से हमारे इकोनॉमिक स्लोडाउन हम देख ही नहीं रहे हैं। हमारा इकोनॉमी बहुत तेज़ी गति से बढ़ रहा है, कोई स्लोडाउन कहीं नहीं दिख रहा है। तो घरेलू डिमांड का क्या तात्पर्य है? डोमेस्टिक मार्केट में जो हम बना रहे हैं, अपने घर में जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको अपने ही घर के लोग खरीद ले रहे हैं। इसलिए हमें बाहर दुनिया में क्या हो रहा है इससे कम प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, दूसरा इन्होंने निवेश के बारे में बताया है, इसको भी हम लोग देखेंगे डिटेल में। लेकिन वैश्विक जोखिम की चर्चा की है, जैसे ट्रंप का टैरिफ, भू राजनीतिक तनाव, पेट्रो डॉलर इत्यादि जो तनाव उत्पन्न हुए हैं, इसके बावजूद भी भारत के इकोनॉमी 6.8 से 7.2% से बढ़ रही है। एकमात्र कारण जो, और सबसे बड़ा कारण जो बताया गया, डोमेस्टिक डिमांड एंड निवेश, उस पर भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। रुपए की स्थिरता पर चिंता व्यक्त की गई है। रुपए कमज़ोर हुए हैं ये भी बताया गया, जबकि डॉलर भी कमज़ोर हुआ है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, डॉलर कमज़ोर हुआ है,
रुपया भी कमज़ोर हुआ है। तो अब तो हमारे वित्त मंत्री जी ये भी नहीं कह सकते कि डॉलर मजबूत हुआ है इसलिए रुपया कमज़ोर हुआ है। कमज़ोर डॉलर के सामने भी हमारा रुपया बहुत कमज़ोर हो गया है और 92 को हम लोग टच कर गए हैं। और इस साल के अंत तक मुझे जैसा लग रहा है अगले साल तक हम सेंचुरी पार कर जाएंगे। 2025 में रुपए में लगभग 7% की कमजोरी आई है। सीईए ने कहा है कि रुपए का मूल्यांकन भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को पूरी तरह प्रतिबिंबित नहीं करता है। इकोनॉमिक एडवाइजर साहब ने कहा है कि रुपए का जो डिवैल्यूएशन हो रहा है ये हमारी समझ से थोड़ा सा परे है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी तो बहुत तेजी गति से बढ़ रही है, तो हमारे रुपए का डिवैल्यूएशन कैसे हो रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास जैसा प्रतीत हो रहा है कि एक तरफ इकोनॉमी बढ़ रही है, दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है हम, और हमारा रुपया कमजोर हो रहा है। ठीक है, वैश्विक पूंजी प्रवाह पर अत्यधिक निर्भरता का रुपए पर दबाव बना है, यानी कि अभी भी हम एक्सेसिव इन डिपेंडेंट ऑन ग्लोबल कैपिटल फ्लोज, यानी कि बाहर के देशों से जो हमारे देशों में पैसे आ रहे हैं उस पर अभी भी डिपेंडेंसी हमारी बहुत ज़्यादा है। निवेश आ रहा है, इत्यादि चीज़ें आ रही, जिसके कारण से हमारे रुपए का डिवैल्यूएशन हुआ है। जब वो बाहर चले जाते तो हमारा रुपया गिर जाता है, जब वो हमारे यहाँ पर आते तो हमारा रुपया थोड़ा सा मजबूत होने लग जाता है। तो यानी कि बाहरी कैपिटल अभी भी हमारे लिए सबसे बड़ा एक डिपेंडेंसी का कारण बना हुआ है, बाहरी पूंजी जिसे कहा जाता है। भारत वैश्विक पूंजी पर निर्भर है। एफआईआई और एफडीआई में कमी से रुपए पर दबाव बनता है। सर्वेक्षण इसे पंचिंग बिलो इट्स वेट कहा है। मतलब कि इसको कहा गया है कि ये जो एफडीआई और एफआईआई है इनके फ्लो के कारण से रुपए के वैल्यूएशन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। बाहरी कैपिटल का मतलब एफडीआई और एफआईआई ही होता है। एफडीआई और एफआईआई प्रवाह में कमी की चेतावनी दी गई है। खुलेआम बताया गया है कि भाई हमारे यहाँ पर एफडीआई और एफआईआई आकर्षित करने में हम कमज़ोर साबित हो रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि अमेरिका के टैरिफ नीतियों के कारण से अब बाहरी निवेशक जो हैं वो डॉलर यानी कि अमेरिकी बाज़ारों में निवेश करना चाहते हैं, न कि भारत के बाज़ारों में, क्योंकि टैरिफ नीति के कारण से भारतीय बाज़ार में न चाहते हुए भी अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। और इस अस्थिरता के माहौल के कारण से रुपए की कमजोरी देखी जा रही है कि 92 पर हम लोग पहुंच गए हैं। ठीक है, टैक्स छूट सुझाव में क्या क्या कहा गया है। भारत सरकार को टैक्स छूट, कम ब्याज ऋण, वीजा रियायतें, R&D टैक्स प्रोत्साहन, परियोजना मंजूरी में तेजी लानी चाहिए, जिससे क्या हो भाई, जिससे हमारे यहाँ पर एफडीआई और एफआईआई बढ़े। इसमें एक और कहा गया इकोनॉमिक सर्वे में कि वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया जैसे देश जो हैं वो एफडीआई और एफआईआई को आकर्षित कर रहे हैं भारत से अधिक, यानी कि भारत से अधिक एफडीआई और एफआईआई परसेंटेज के हिसाब से अगर देखेंगे, इकोनॉमी के परसेंटेज के हिसाब से, तो वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया जैसे देशों में देखी जा रही है। तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है, हमें अपनी नीतियों में सुधार करना पड़ेगा। वैश्विक जोखिम और ईयर ऑफ एडजस्टमेंट के तौर पर इसको कहा गया है। ग्लोबल रिस्क एंड ईयर ऑफ एडजस्टमेंट, ये हमारे लिए ईयर रहेगा। FY 25-26 को असामान्य रूप से चुनौतीपूर्ण वर्ष कहा गया। वैश्विक व्यापार और अनिश्चितता, उच्च टैरिफ, व्यापार विश्वास में कमी के कारण से जो 2025 और 26 का फाइनेंशियल ईयर है, जो पिछले साल फरवरी से शुरू होकर के इस साल का फरवरी तक का आप देखें, इकोनॉमिक सर्वे से लीजिए, बाकी चीज़ें नहीं, मुझे ही पता है फाइनेंशियल ईयर अलग होता है, तो उसके हिसाब से ये जो है ये हमारे लिए ग्लोबल रिस्क एंड एडजस्टमेंट का ईयर रहा, जिस दौरान हमने एक छोटी सी झड़प भी देखी। तमाम तरीके के डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद टैरिफ का प्रवाह देखा। जनवरी से हम लोग व्यापार नीति, व्यापार ट्रेड पर बात करने लगे, डील पर बात करने लगे, लेकिन अभी तक कुछ भी उसने फाइनल नहीं किया। सरकार ने संकट को सुधार के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। जीएसटी और डीरेगुलेशन आदि में हमने कई सारे रिफॉर्म किए, जैसे जीएसटी में बहुत बड़ा रिफॉर्म किया गया। इसके कारण से भारत में बहुत सारे सामान के ऊपर में जीएसटी में छूट दिया गया, क्योंकि हमारे लिए एक्सटर्नल टैरिफ एक बहुत बड़ा चैलेंज बज रहा था। इसलिए हमने इंटरनल स्तर पर उपभोग को बढ़ाने के लिए, डिमांड को बढ़ाने के लिए हमने जीएसटी में छूट दी। और उसी जीएसटी में छूट का क्या कारण बना कि लोगों ने और भी ज़्यादा खरीदारी की, जिसको हमारी इकोनॉमी में सबसे बड़ा कारण कहा जा रहा है डोमेस्टिक डिमांड। उस डोमेस्टिक डिमांड को सरकार ने और पुश किया। कैसे किया? तो जीएसटी के प्रभाव, जीएसटी के रेट को कम करके। आपको याद है
जीएसटी में कितने बड़े स्तर का रेट कम किया गया था, कारें सस्ती हो गई थी, इंश्योरेंस पर जीरो कर दिया गया है जीएसटी को। तो अपने यहाँ के डिमांड इतने बढ़े कि हमें ग्लोबल रिस्क का कोई खास नुकसान नहीं हुआ। डॉट कनेक्ट कीजिए, चीज़ों को जोड़िए। न्यूज़पेपर पढ़ने का तात्पर्य यही होता है, ये नहीं कि पढ़ गए और निकल गए। सर्वेक्षण का कहना है कि यह ईयर ऑफ एडजस्टमेंट रहेगा 26-27 जो है। कई राज्यों में राजस्व अधिशेष घट रहा है, नगद हस्तांतरण से पूंजीगत व्यय पर दबाव बना है, राज्यों में राजकोषीय अनुशासन कमजोर हो रहा है, यानी कि राज्यों की राजकोषीय स्थिति कहीं न कहीं कमजोर हुई है। राज्यों में राजकोषीय पॉपुलिज्म की चेतावनी दी गई है कि आप दिखावे के कारण से इस प्रकार की नीतियों का निर्माण ना करें जिससे राज्यों के राजकोष पर नकारात्मक प्रभाव पड़े, जैसे कि बिहार में महिलाओं को इलेक्शन से पहले ढेर सारा रुपया बांटना, ये भी तो है। उन्हीं सब चीज़ों की चेतावनी दी गई है। यह केंद्र की राजकोषीय समेकन के प्रयासों को कमजोर कर रहा है। इसमें मुख्य सिफारिशें की गई क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर में उदारता, इनपुट टैरिफ न्यूट्रलिटी पर ध्यान दें, पीएसयू में न्यूनतम सरकारी हिस्सेदारी 26% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। जो सरकारी यूनिट है, सरकारी कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट, उनमें सरकार की हिस्सेदारी को कम किया जाएगा 26% तक। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजना को मजबूत भी करना है हमें। सर्वेक्षण का निष्कर्ष इसमें यह है कि हमारी वृद्धि जो है 6.8 से 7.2% के आसपास तक इस वर्ष रहेगा। बाकी सर्वेक्षण पर मैं आपके लिए डिटेल वीडियो तैयार कर रहा हूँ, नोट्स तैयार हो गया। इंटरव्यू के बच्चों को तो मैंने नोट्स तैयार भी कर दिया था इकोनॉमिक सर्वे का जो हमने बनाया है, बाकी उसे आप ज़रूर पढ़िएगा। मैं आपको डिटेल वीडियो में समझाऊंगा क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे और जहाँ जहाँ सवाल आएंगे उस हिस्से को हम लोग डिटेल में आज समझेंगे, कल समझेंगे इकोनॉमिक सर्वे को, ठीक है। फिलहाल में चलिए एक और टॉपिक है इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड जिसका नाम है इकोनॉमिक सर्वे कॉल्स फॉर री एग्जामिनेशन ऑफ आरटीआई एक्ट। ये हमारे चीफ एडवाइज़र हैं, इन्होंने कहा है, नागेश्वरन जी ने, कि आरटीआई एक्ट को री एग्जामिनेशन करना चाहिए, उसका फिर से रिव्यू करना चाहिए कि ये एक्ट सही है या गलत है, क्योंकि इससे देश की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा है। इकोनॉमिक सर्वे में एक चीज़ और कहा गया है गुरु, डिजिटल सरकार ने खूब किया पिछले 10 सालों में, और इस बार की इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि फ़ोन की लत के कारण से अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, लोगों की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। एआई और डिजिटल को लेकर के एक अलग से चैप्टर ही जोड़ा गया है, उस चैप्टर का अध्ययन मैं करवाऊंगा आपको, लेकिन ये भी कहा गया है तो कृपया फ़ोन की लत से दूर रहें, किताबों में ध्यान लगाएं। देखिए इसमें क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की पुनः जांच की सिफारिश की गई है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि आरटीआई अधिनियम में कुछ समायोजन की ज़रूरत है, कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत है ताकि नीति निर्माण की गोपनीयता बनी रहे और शासन पर अनावश्यक बाधा ना पड़े। इन्होंने कहा है मेकिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब कि कॉन्फिडेंशियल जो चीज़ें हैं वो बनी रहे, गोपनीयता बनी रहे नीति निर्माण में, और सरकार को अनावश्यक बाधा का सामना न करना पड़े, ये इन्होंने कहा है। आरटीआई अधिनियम अब सरकार के नीति निर्माण में चुनौती हो गई है क्या? राइट टू इन्फॉर्मेशन, लोकतांत्रिक देश में तो जनता को जानने का अधिकार होता ही है। न्यूज़ तो दरअसल में वही है जिसे सरकार छुपाना चाहती है, बाकी तो सब कुछ प्रोपेगेंडा है। एक बहुत बड़े पत्रकार ने कहा था, मैंने नहीं कहा है। जरा समझते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि आरटीआई अधिनियम, राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम की पुनः जांच जरूरी है। नीति निर्माण प्रक्रिया में गोपनीयता बनाए रखने के लिए एडजस्टमेंट जरूरी है। मंत्रिमंडलीय वीटो की संभावनाएं तलाशी जाए जो संसदीय निगरानी के अधीन हो। ड्राफ्ट वर्किंग पेपर, आंतरिक नोट, ड्राफ्ट टिप्पणियां, व्यक्तिगत पत्राचार आदि को छूट दी जानी चाहिए आरटीआई एक्ट से, और इस पत्राचार इत्यादि के कारण से खुल करके जो नीति निर्माण है वो नहीं हो पाता, उसमें चुनौतियां आती है जिसके कारण से देरी होती है, सरकार को अनावश्यक प्रयास करने पड़ते हैं। तो आरटीआई अधिनियम देश के आर्थिक विकास में बाधा बन रहा है, ये हमारे आर्थिक सलाहकार महोदय ने कहा है। क्या तर्क दिया इन्होंने भाई? अब इनके तर्कों को भी जरा पढ़ते हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति जब भी कुछ बोले तो उसको डायरेक्ट लाठी लेके सर नहीं फोड़ते हैं, पहले सुनिए, पढ़िए, समझिए, फिर अपने जवाब तैयार कीजिए, फिर उसको तर्कों से खारिज कीजिए, यही सही तरीका होता है।
आरटीआई अधिनियम एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक सुधार है जो जवाबदेही और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में मदद करता है, लेकिन इसकी वर्तमान व्याख्या से नीति निर्माण प्रक्रिया पर अनुचित बाधा पड़ रही है, ऐसा इन्होंने कहा है। पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस पर एक इंटरप्शन आप कह सकते हैं, बाधा उत्पन्न होती है। मुख्य चिंताएं क्या हैं? अधिकारी अक्सर सार्वजनिक हित से जुड़े रिकॉर्ड में प्रवेश करते हैं। ड्राफ्ट, आंतरिक राय, मंत्रिमंडलीय पेपर आदि खुलने से नीति निर्माण प्रभावित होता है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना, अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका में नीति निर्माण प्रक्रिया को छूट मिलती है। भारत में ऐसी सामान्य छूट आरटीआई के तहत में नहीं दी गई है। पॉलिसी मेकिंग के दौरान विद इन द प्रोसेस भी आरटीआई लगाया जाता है और पूछ लिया जाता है। ये इस पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस के दौरान की जो चीज़ें हैं उसे आरटीआई अधिनियम से बाहर करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश, अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश हैं जहां पर पॉलिसी मेकिंग के दौरान आरटीआई के द्वारा पूछताछ करने की मनाही की गई है, जबकि अपने यहाँ पर नीति निर्माण प्रक्रिया जो है उसे भी आरटीआई में सम्मिलित कर दिया गया है। खाली जजों से आप नहीं पूछ सकते हैं, बाकी आप हर किसी से पूछ सकते हैं। तो ये इन्होंने कहा है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अब आपको समझ में आया कि क्या कंसर्न इन्होंने जाहिर किया है ना। विद इन द प्रोसेस, सर्वेक्षण की सिफारिशों पर आधार नीति निर्माण प्रक्रिया में गोपनीयता जरूरी है ताकि अधिकारी बेझिझक विचार व्यक्त कर सकें, किसी चीज़ पर हामी भर सकें, किसी चीज़ पर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकें बेझिझक। उनको ये ना डर हो कि कल को कोई आरटीआई में ये मांग लेगा तो फिर मैं एक्सपोज हो जाऊंगा बाहर। केवल अंतिम निर्णय की गोपनीयता पर्याप्त नहीं है। आरटीआई अधिनियम को अधिकारीय जिज्ञासा के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सर्वेक्षण का निष्कर्ष और सुझाव ये कहा गया कि आरटीआई अधिनियम में समायोजन से शासन पर अनावश्यक बाधा हटेगी और पॉलिसी मेकिंग पर हम लोग संसदीय निगरानी की व्यवस्था कर सकते हैं कि संसद के द्वारा निगरानी रखी जाए, न कि आम पब्लिक में हर चीज़ का डिस्कशन हो। तो ये आरटीआई अधिनियम को लेकर के अपने इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया, तो जरा उसके बारे में भी पढ़ लेंगे। आरटीआई अधिनियम है क्या, कब पारित किया गया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जो नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरण, सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि से जानकारी मांगने का कंप्लीट अधिकार देता। यह कानून पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार विरोधी लड़ाई का एक शक्तिशाली हथियार है, जहां पर आप 10 रुपये पे करके किसी भी विभाग से जो आरटीआई के दायरे में आते हैं उनसे आप सूचना मांग सकते हैं। ऑनलाइन भी मांग सकते हैं और ऑफलाइन भी मांग सकते हैं, और वो आपको सूचना देने के लिए अनिवार्य है, बाध्य हैं, वो आपको सूचना देंगे ही देंगे। यूपीएससी पेपर 4 इथिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरटीआई एक्ट 2005। ओके, अधिनियम को 15 जून 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया। 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में लागू हुआ। 2002 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ, लेकिन यह अप्रभावी साबित हुआ। 2005 का अधिनियम वास्तविक रूप से प्रभावी और मजबूत कानून माना जाता है। भ्रष्टाचार और कई सारी चीज़ें चली आ रही थी, जिसके बाद से बहुत सारे प्रदर्शन के बाद से इसको लागू किया गया था। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? किसे जानकारी मांगने का अधिकार है? तो कोई भी भारतीय नागरिक बिना कारण बताए आप जानकारी मांग सकते हैं। कोई शुल्क नहीं, बीपीएल को मुफ्त में जानकारी और सामान्य नागरिकों को 10 रुपये आवेदन शुल्क देना पड़ता है। सभी सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाएं, सभी जगहों से आप जानकारी मांग सकते हैं 30 दिनों के भीतर, और जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ी जानकारी 48 घंटे के भीतर यह देंगे ही देंगे। क्या जानकारी नहीं मिल सकती? तो राष्ट्रीय हित, राष्ट्र सुरक्षा इत्यादि से जुड़ी हुई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप नहीं मांग सकते हैं। कैबिनेट पेपर अंतिम निर्णय तक गोपनीय रहता है। जब तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है तब तक आप उसकी मांग नहीं कर सकते हैं। पहली अपील 30 दिन में, प्रथम अपील प्राधिकारी के पास जाता है, दूसरी अपील 90 दिनों में केंद्रीय सूचना आयोग के पास में जाता है और आपको उसके बाद से जानकारी मिल जाती है। बड़े बड़े खुलासे हुए हैं इसके तहत में से 2G घोटाला, कोयला घोटाला, CWG घोटाला, ये सब आरटीआई के द्वारा ही खुलासा किया गया है। सरकारी योजनाओं में भी पारदर्शिता आई है। मनरेगा, पीडीएस इत्यादि योजनाओं में भी पारदर्शिता देखी गई है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 में कहा गया है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन की पुनः जांच की जानी चाहिए। ये जरूर याद रखिएगा। आपसे सवाल किस प्रकार से पूछेगा मेंस एग्जामिनेशन में, राइट टू इन्फॉर्मेशन से जुड़ी हुई चुनौतियों की चर्चा करें या राइट टू इन्फॉर्मेशन का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। तो वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, सबसे स्ट्रॉन्ग जो आपका पॉइंट होगा कि इकोनॉमिक सर्वे 25-26 के दौरान कहा गया है कि आरटीआई अधिनियम कहीं न कहीं नीति निर्माण प्रोसेस में बाधा उत्पन्न करता है, उसकी प्रक्रिया को और भी ज़्यादा टाइम टेकिंग बना देता है। इसे ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट एक टॉपिक पर चलेंगे हम लोग। एक बाग है, बाग का मन हुआ कि चलो घूम के आते हैं।
और घूमते घूमते मध्य प्रदेश से गुजरात तक चला गया। अब बाघ तो चला गया, सिलेबस हमारा बढ़ा गया। हैविंग गॉट ए टाइगर आफ्टर ओवर 3 डिकेड गुजरात वर्किंग हार्ड टू मेक इट स्टे। मतलब कि एक बाघ चला गया एमपी से, अब गुजरात सरकार बहुत प्रयास करेगी ये यहीं रह जाए। उसको ढोकला, थेपला ये सब खिलाएंगे गुजराती खाना, और उसको थोड़ा सा अच्छे से रखेंगे तो वहीं रह जाए, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। ज़रा समझते हैं कि क्या है ये, ज़रा राज्य के मुद्दों को अब समझते हैं। गुजरात में 33 साल बाद एक रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी दर्ज की गई। यह बाघ मध्य प्रदेश से लगभग 60 किलोमीटर दूर कट्ठीबारा वन्यजीव अभयारण्य की दूरी तय कर गुजरात के रतनमहल सॉल्थ बियर अभयारण्य के रास्ते काजेट जंगल दाहोदा जिला में पहुंच गया है। वन विभाग अब इस बाघ को अस्थायी रूप से गुजरात में बनाए रखने के लिए प्रयासरत है कि यह बाघ यहीं पर रुक जाए और ये यहां से जाए ही ना। बाघ मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में कट्ठीबारा वन्यजीव अभयारण्य से निकला। 90 किलोमीटर का रास्ता तय करते करते जम्बूगढ़, यह गुजरात में है, वर्तमान स्थल है ये, पंचमहल जिला है वहाँ पर, वहीं पर है, वहीं पर यह पहुँच गया है। गुजरात पहुँचने का महत्व क्या है, ज़रा इसको समझते हैं। 33 साल बाद गुजरात में बाघ की मौजूदगी। पिछला रिकॉर्ड 1993 था, गुजरात में बाघ नहीं थे, शेर थे, वहाँ पर लायन था, बाघ नहीं था। ठीक है, गुजरात अब बाघ, शेर, तेंदुआ 3 बड़ी बिल्लियों वाला एकमात्र राज्य बन सकता है। 3 बड़ी बिल्लियों वाला एकमात्र राज्य बन सकता है, क्योंकि एमपी में तो शेर नहीं पाए जाते हैं, लायन नहीं होते हैं, है ना। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से बाघ युक्त राज्य का दर्जा मिल सकता है उसे, और उसके बाद से उसके यहाँ पर 3 प्रकार की बिल्लियाँ होंगी, तो पर्यटन में भी उसे सहायता मिल सकता है। इसी कारण से गुजरात सरकार ये कह रही है कि हमारे यहाँ पर पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में जम्बूगोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जम्बूगोड़ा कहा जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यह टाइगर पाया गया है। एमपी से आया है और अब हम इसको एमपी नहीं जाने देंगे, अब हम यहीं पर रखेंगे, अच्छे से इसका ख्याल रखेंगे, यहीं पर रह जाएगा। तो ये पूरा न्यूज़ था, इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। आज इतने ही 3 न्यूज़ थे, तीनों मैंने कवर किए हैं, जिसमें डिटेल इकोनॉमिक सर्वे को हमने देखा है और उसके बाद आरटीआई एक्ट को लेकर के क्या चुनौतियां हैं उसको भी हमने समझा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डीएसओ GS1 पेपर डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।